क्लास 7 हम थर्ड पार्ट का थर्ड जो चैप्टर चल रहा है आपका उसका आज लास्ट पार्ट करते हैं। समुद्री तरंग के कार्य। हमारा टॉपिक है समुद्री तरंग के कार्य। समुद्रों में जो तरंग उठती है उसके कारण अपर्दन और निक्षेपण जैसी आकृतियां बनती हैं किनारों पर या अंदर भी हो सकती हैं भी। समुद्रों में जो ऊंची ऊंची तरंग उठती हैं उनके कारण अपर्दन और निक्षेपण आकृतियां बनती हैं। समुद्री लहरें। समुद्री लहरें या तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं जिससे उनमें दरार आ जाती है। और आप भी जानते हैं कि पानी लगातार किसी स्थान से लगातार बहता रहे तो उस स्थान पर निशान पड़ जाते हैं। तो इसी तरह से दरार आने का यहाँ पर मुख्य कारण है पानी की लहरें बार बार सैलों से टकराती हैं और इस कारण से उस स्थान पर दरार आ जाती हैं। और धीरे धीरे समय जैसे बीतता जाता है तो समय के साथ साथ ये दरारें बड़ी भी हो जाती हैं और चौड़ी भी हो जाती हैं। इसे हम समुद्री गुफा कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर ये समुद्री गुफा से दिखाया गया है। ये धीरे धीरे लगातार समुद्री जो तरंग होती है यहाँ पर टकराती हैं और टकराने से धीरे धीरे पहले दरार आती है, फिर टाइम बीतने के साथ साथ ये गुफा का रूप धारण कर लेती है। इन गुफाओं के बड़े होने पर जैसे जैसे पानी टकराता है इनके साथ धीरे धीरे गुफाएं का जो होल है, सुराख है, ये बड़ा होता जाता है और लास्ट में इसमें केवल छत बच जाती है जिसे हम तटीय मेहराब कहते हैं। ये दूसरा जो पोर्शन दिखा रखा है चित्र, ये बिल्कुल आर पार हो गया है सुराख। इसको हम सिर्फ छत छत बची है ऊपर, तो इसको तटीय मेहराब कहते हैं। उसके आगे लगातार अपर्दन यानी छत को भी तोड़ देता है। लगातार बार बार पानी आता रहता है और इससे जो सुराख है वो और ज़्यादा चौड़ा हो जाता है और ऊपर का जो हिस्सा है, ये जो ऊपर का हिस्सा है ये टूट जाता है, छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार की इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं भी याद करने लायक। सबसे पहला समुद्री गुफा। समुद्री गुफा जैसे समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित हो जाती है और समय के साथ साथ ये गुफाएं बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं। इनको हम समुद्री गुफा कहते हैं। ये तो समुद्री गुफा हो गया। फिर आगे इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इसमें केवल क्षति बचती है जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। दूसरा याद करना आपको। और दीवार तटीय मेहराब बनते हैं और लगातार अपर्दन होने से केवल छत बच जाती है, छत को भी तोड़ देता है ये, केवल दीवारें बचती हैं। तो तीसरी टॉपिक ये है भी स्टैक। और फिर इसके बाद है समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे और ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। तो चौथा जो पॉइंट है यहाँ पर लिखने का और याद करने का, समुद्र भृगु किसे कहते हैं? ये समुद्र में ऊपर ऊंचे शैल के जो भाग होते हैं उनको बोलते हैं, जो ऊपर ऊंचे उठे रहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा करती हैं और समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर समुद्री तरंग कौन कौन सी आकृतियाँ बनाती है? अगर आप बड़ा लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे, समुद्री तरंगों द्वारा बनाई गई कौन कौन सी आकृतियाँ होती हैं उनके नाम लिखो, उनका वर्णन करो, या फिर अलग अलग कर सकते हैं। उसके बाद है भी हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपारदित कर देती है, अर्थात उनके ऊपर बर्फ जमती है और गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों का भूदृश्य का अपार्दन करती है।
यानी ये कहा गया है यहाँ पर, जब गोलास में मिट्टी और पत्थरों के ऊपर बर्फ जमती है और बर्फ ये बाद में पिघल जाती है, तो इन जो मिट्टी होती है, नीचे पत्थर होते हैं, इनको भी बहाकर आगे ले जाती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है। गर्त का मतलब गहरा गड्ढा, और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल हैं, रेत है, तलछटी मिट्टी है, ये निक्षेपित होती रहती हैं, अर्थात एक जगह जमती रहती हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमहुड का निर्माण करते हैं। तो हिमनद के कार्यों में ये आया है, आप इसको अच्छी तरह से याद करना और लिखना। लास्ट है आज का पवन के कार्य। पवन यानी हवा जो चलती है, जिसे हम महसूस करते हैं। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र जैसे यहाँ चित्र में दिखाए रखे हैं, ये हैं बालू टिब्बे के कुछ चित्र। यहाँ बालू है बहुत ज़्यादा मात्रा में। रेगिस्तान का जहाज़ यहाँ पर यात्रा करता है, जिसको हम ऊँट कहते हैं। रेगिस्तान में पवन, अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है। यानी क्या बताया गया है, रेगिस्तान के अंदर पवन जो हवा है, ये अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिसे सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काट देती है। इसलिए ऐसी शैलों के आधार संकीर्ण और शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर वह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर मोटी पहाड़ी बना देती है। इसे हम बालू का टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन और हल्के होते हैं तो वायु इनको उठाकर अधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, अर्थात जम जाते हैं, तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशेष और विशाल लोएस के भंडार पाए गए। तो यहाँ पर प्रश्न बहुत सारे बन रहे हैं अभी। छत्रक शैल किसे कहते हैं? छत्रक शैल का आप कारण लिखेंगे। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिसे सामान्य छत्रक शैल कहा गया है। पवन शैल के ऊपरी भाग के अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण और शीर्ष मजबूत होते हैं। तो यहाँ पर ये लिखना है आप लोगों, बालू टिब्बा, जब पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बना देता है। इसको बालू का टिब्बा कहते हैं। तो इसको आपको लोइस लास्ट में है, इन सबको आपको लिखना है और याद करना है। कल हम आपके यानी सोमवार को इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भेजेंगे, उन सबको लिखना है। थैंक्स।